शुभ रात्रि दोस्तों। आज 8 तारीख की रात को ऑलमोस्ट 11:30 बजे जब भारत पाकिस्तान की बहुत अच्छी तरह से बैंड बजा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध पूर्ण रूपेण पूरे यौवन पे है। माँ काली इन दरिंदों का के रक्त से अपनी प्यास बुझा रही है। उन्हीं के रक्त से वो अपना सिंदूर लगा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, जैसा कि मैंने आज अपने मॉर्निंग के अर्जेंट वीडियो अपडेट के अंदर आप लोगों को बताया था कि एस्ट्रोलॉजी, टाइम और टेक्निकल एनालिसिस ये बता रहे हैं कि आज की रात कत्ल की रात होने वाली है और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का खात्मा होने वाला है। जय माँ भवानी, हर हर महादेव, जय श्री राम। सबसे पहले हाथ जोड़ के हमारे सारे सैनिक बंधुओं के सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। माँ भवानी उनकी रक्षा करे, भोलेनाथ उन पे और भारत की समस्त जनता पे अपनी कृपा बनाए रखें। इस संकट की घड़ी के अंदर भारत में हर देशभक्त भारतीय सेना के साथ खड़ा है और हम हमारे देश के नेतृत्व का आभारी हुए कि आज हम इस भीषण युद्ध की परिस्थिति के बीच में भी अपने घर में कंफर्ट एसी चलाते हुए और एक वीडियो रिकॉर्ड करने की हिम्मत रख सकते। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज का इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद केवल आप लोगों को ये समझाना है कि बाजार के अंदर भाव भगवान है, जो कि इस हेडिंग के अंदर दिख रहा है, क्योंकि प्राइस अल्टीमेट ट्रूथ है। प्राइस के बगैर शेयर बाजार नहीं चल सकता, और जब शेयर बाजार प्राइस के बगैर नहीं चल सकता तो ये अल्टीमेट ट्रूथ है, तो इसको हमें कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस टाइम की भी है। टाइम क्या है? वक्त को जो चीज गवर्न करती है, टाइम क्या है? काल है। काल को कौन गवर्न करता है? महाकाल गवर्न करता है। उज्जैन के अंदर महाकाल का टेम्पल है और हम ये मानते हैं हिंदू सनातन धर्म के अंदर कि जो टाइम का मालिक है वो महाकाल है। तो टाइम की जो मास्टरी है वो हमें करके रखनी पड़ेगी अगर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर ये सीखना है कि किस समय क्या होगा। इसके लिए हम एस्ट्रोलॉजी की सहायता से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम साइकिल की सहायता से हम टाइम निकाल सकते हैं, या टाइम को स्टडी करने के जो और अदर फार्मूलेज हैं उन सहायता से करते हैं। क्योंकि हम जब भी किसी ग्राफ को देखते हैं तो उसके अंदर एक ग्राफ का एक कंपोनेंट प्राइस का होता है, जो कि अप जा रहा हो या डाउन जा रहा हो। दूसरा कंपोनेंट टाइम का होता है, और उस टाइम का और प्राइस का जब मैच होता है तब प्राइस का मूवमेंट आता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। और जैसे ही मुझे आज पिछले 3 दिन से क्या था, एस्ट्रोलॉजिकल बुलिश डे थे, इंक्लूडिंग आज का दिन भी। लेकिन जैसे ही आज के दिन में सुबह बाजार ऊपर, निफ्टी 10 पॉइंट 20 पॉइंट खड़ी रही, कभी 10 पॉइंट ग्रीन में जाती थी, कभी रेड में जाती थी, और जब बैंक निफ्टी 150 पॉइंट प्लस थी उस समय मेरे को लगा कि यार ये टाइम जो है ये सिंक होने वाला है जो कल बेरिश टाइम है उसके साथ, और प्राइस मूव कर नहीं रहा है। तो प्राइस ने पिछले 3 दिन सपोर्ट नहीं किया। जो बाउंस बैक आए प्राइस के, वो प्राइस के बाउंस बैक इसलिए आ रहे थे क्योंकि टाइम बेरिश नहीं हो रहा था। वरना जो परसों की जो कैंडल है, उस कैंडल
जो कल की कैंडल जो थी वो परसों की जो एयर स्ट्राइक थी, मिसाइल से हमने जो टेररिस्ट कैंपों पे हमला किया था, उसके रिएक्शन में जो बाजार 150 पॉइंट नीचे खुला था, और निफ्टी 150 पॉइंट के अंदर स्मार्ट रिकवरी 6 मिनट के अंदर दी थी। और एक बढ़िया सी एक बुलिश कैंडल बना के, बुलिश मिराबेजू टाइप की कैंडल थी, और बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल थी। एक बार मैं आपको वो कैंडल भी दिखाता हूँ। ये कैंडल तो इस समय सेंसेक्स की है, ये बैंक निफ्टी है, और ये निफ्टी की कैंडल है। इस निफ्टी की कैंडल के अंदर ये प्रीवियस डे इसने एक रेड कैंडल बनाई, उसके अगले दिन बाजार नीचे खुला, और नीचे खुलने के बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया। आज के दिन ये बाजार इस जगह के ऊपर बुलिश जोन के अंदर काफी स्ट्रांगली बिहेव कर रहा था, लेकिन मुझे लग गया कि ये कल की जो बेरिश टाइम साइकिल या बेरिश टाइम का जो कल का फ्राइडे का और मंडे का दोनों दिन का बेरिश है, और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल इवेंट चल रही है, और ये लास्ट जो प्राइस एनालिसिस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन, 9 डेज से प्राइस इस जोन को पार नहीं कर पा रहा है। जो मेरे स्टूडेंट है, जो इन्होंने मेरे से टेक्निकल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किया है, उनको ये बात अच्छे से पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द विक्स इन ए पर्टिकुलर जोन। तो 9 वीक्स एक जोन के अंदर आने का मतलब तो बहुत खतरनाक होगा। उसका यही इम्पैक्ट हमें दिख रहा है कि इसने आज, जैसे ही मैंने मॉर्निंग के अंदर आपको 12:30 के करीब मैंने वीडियो बना के अपलोड किया, उसके बाद बाजार के अंदर एक बहुत मैसिव सेलिंग आई। 250 पॉइंट निफ्टी के अंदर सेल ऑफ आया। करेक्शन के अंदर वो 150 पॉइंट के अंदर बंद हुई है, लेकिन अभी भी एसजीएक्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट माइनस दिखा रही है। दैट इज द पावर ऑफ टाइम। आज इसी टाइम को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम की इम्पोर्टेंस कैसे निकाली जाए, और मई के महीने के अंदर हमारे टाइम के जो प्रिडिक्शंस हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपन मई के महीने के मेजर एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट कहते हैं। जिन लोगों को ट्रांजिट के बारे में नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ। जो आसमान में इस समय ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं, वो जिस नक्षत्र में है या जिस राशि के अंदर वो ट्रेवल कर रहे हैं, उसको ट्रांजिट कहते हैं। ये ट्रांजिट मई के महीने के अंदर क्या होने वाले हैं उसको अभी एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला ट्रांजिट मई के महीने का है कि मरकरी ने क्या किया, 7 तारीख को एरीज में प्रवेश किया। एरीज यानी मेष राशि है। मरकरी कहाँ से निकल के एरीज में गया है? वो पीसीज यानी मीन राशि से निकल के गया है। मीन राशि कैसी राशि है? मीन राशि बुध की, मरकरी की नीच की राशि है। तो कोई भी आदमी अपने नीच राशि के शिकंजे से निकल के अपने मित्र मंगल की राशि में अगर जाएगा, मंगल क्या है? देव सेनापति है, और वहां पे इस समय सूरज उच्च के बैठे हुए हैं, और उनके साथ में जो बुध है वो मिलके बुधादित्य राजयोग बना रहा है। तो बुधादित्य राजयोग बना रहा है, और उसके चलते 7 तारीख को बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। आज भी बैंक निफ्टी का अंदर बहुत पॉजिटिव रहा। एंड में जाके क्योंकि भारत पाकिस्तान की लड़ाई की खबरें दिन से आनी शुरू हो गई थी कि भारत ने सुबह कामिकाजे ड्रोन्स की सहायता से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था। तो इसके चलते बाजार के अंदर एक रिएक्शनरी फॉल आना ही था, और वो दोपहर के बाद आया। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा ही कुछ कह रही थी। इनफैक्ट इस लड़ाई और इस फॉल के लिए मैंने 29 तारीख को जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने 6 प्लेनेट का ट्रांजिट, 6 प्लेनेट ट्रांजिट जो मीन राशि में हुआ था, उसका भारत और पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैंने आपको बहुत क्लियर कट उसके अंदर 29 मार्च पे बता दिया था
कि भारत के ये चूंकि लाभ भाव 11th हाउस में ये ट्रांजिट आ रहा है, तो भारत की जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी एक्सपेंड होने की संभावना है। भारत में संभावना है कि जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत वापस ले ले। भारत के अंदर संभावना है कि वो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत में अपने आप ले ले। श्रीलंका से वो कच्चा तीवू टाइप का जो आइलैंड से उनको ले ले। इवन बर्मा से भी कुछ हिस्से को भारत में मिलाने की बात चल रही है। ये जो ट्रांजिशन है जो 12th राशि के अंदर 6 प्लेनेट का हुआ है मीन राशि का, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है। 6 प्लेनेट किसी एक राशि में बैठ के अपने सामने, इंक्लूडिंग राहु केतु, जो अपने से 7वें भाव में बैठे केतु को, ये 6 प्लेनेट तो देख ही रहे थे, उसके अलावा जो प्लेनेट इस कंजंक्शन से बाहर थे उसमें से गुरु और मंगल जैसे बड़े प्लेनेट भी उसी केतु को देख रहा था। अत्यंत विलक्षण ये घटना थी। क्यों ये घटना इतनी विलक्षण थी कि टोटल प्लैनेट्स में से 8 प्लैनेट 9वें प्लैनेट को देख रहे हैं। 8 प्लैनेट का कंजंक्शन किस पे हो रहा है? केतु पे होता है, जो धर्म ध्वजा है। इस पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर डिटेल में उसके बारे में जानना है कि हिंदू सनातन धर्म का उत्थान होगा, पूरे विश्व के अंदर भारत एक विश्व गुरु की तरह स्टेब्लिश होगा, ये कंजंक्शन बताता है। और यही कंजंक्शन पाकिस्तान के 12th हाउस में हो रहा है। और 12th हाउस क्या है? हानि का भाव है। तब मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा, उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और वो भारत से लड़ाई इतनी जल्दी होगी इसकी संभावना है। तो चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण हुआ था और सूर्य ग्रहण दोनों 15 दिन के गैप में हुए थे मार्च के महीने में, तो वो दोनों भी यही पॉइंट आउट कर रहे थे। 6 प्लेनेट कंजंक्शन जो 29 तारीख को हुआ वो भी यही बता रहा था। और जो शनि महाराज जो केतु जो एक्वेरियस कुंभ राशि में थे, वो मीन राशि के अंदर 2.5 साल बाद ट्रांजिट किया उन्होंने, वो भी यही बता रहे थे। तो सेकंड जो बड़ा इस महीने का ट्रांजिट है 7 तारीख का, मैंने आपको बता ही दिया, मई का। ये मरकरी के लिए ऑस्पिशियस ट्रांजिट है। तो बैंकिंग सेक्टर और इसके लिए बुलिश, ये जो डिप मिल रही है इस डिप के अंदर बैंकिंग को बाय किया जा सकता है। ये बुलिश इंटोनेशन दे रहा है उसको। किस किस को, एक्टर्स को अफेक्ट करता है मरकरी? सबसे ज्यादा बैंक्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद में ये कम्युनिकेशंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो 3rd हाउस जो का नैसर्गिक मालिक है, जो कि कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। फुल मून आ रहा है 12 तारीख को। 12 तारीख को जो फुल मून आ रहा है वो हमारे का जो फ्राइडे का जो ट्रांजिट है, फ्राइडे को जो बेरिश एस्ट्रो डे है, उसके अलावा मंडे को 12 तारीख है। लेकिन ये 12 तारीख का जो स्कॉर्पियो में फुल मून है वो 13 तारीख को खत्म होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 12 तारीख को भी ये मॉर्निंग के अंदर एक बार नेगेटिव डिप दे सकता है। लेकिन मून टाइम साइकिल डे जिस टाइम पे खत्म होगा उस टाइम से डिसाइड होगा, तो इसको बारे में अपन डिटेल में आगे देखेंगे। सूरज एंटर कर रहा है टॉरस में 14 तारीख को। तो ये 12 का फुल मून है। उसके बाद में 14 तारीख को टॉरस के अंदर सूरज एंटर कर रहा है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अगला ट्रांजिट कब हो रहा है। 15 तारीख को जेमिनी के अंदर जुपिटर जा रहा है। दोस्तों एक बहुत बड़ी मैं बात आप लोगों को बताता हूँ। ये जो 2 कंजिक्यूटिव डे पे ट्रांजिट होते हैं ना, डबल ट्रांजिट्स, ये मैसिव स्विंग लेके आते हैं। याद रखना है दोस्तों। तो अगर ये जो फुल मून की क्लोजिंग है, जो टाइम में अभी आपको देख के बता देता हूँ कि फुल मून की क्लोजिंग कितने बजे हो रही है, और उसको उसके हिसाब से अगर ये 13 तारीख होती है, पूर्णिमा का
टाइम इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है रात को 8 बजे 11 तारीख को, और ये रात को 10:30 बजे 12 तारीख को खत्म होगी। तो मेरा मानना है कि इसका इम्पैक्ट 12 तारीख को बाजार बंद होने तक तो पूर्णिमा चलेगी, तो इसका इफेक्ट 13 तारीख को आएगा। तो सोमवार के बाद में मंगलवार को आपको मून टाइम साइकिल डे का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 14 तारीख को सूरज टॉरस में चले जाएंगे अपनी उच्च की राशि से निकल के भारत की जन्म कुंडली के लगन भाव में आ जाएंगे। भारत की जन्म कुंडली के 12वें भाव में इस समय चल रहे हैं सूरज। जुपिटर 15 तारीख को जेमिनी में आ जाएंगे। तो ये 3 डेट तो 13 14 15 तीन बड़ी हैवी डेट्स हो गई। और 15 के बाद में 16 और 17 2 दिन निकलेंगे, और उसके बाद 18 तारीख को राहु और केतु ट्रांजिट कर लेंगे। 16 को सैटरडे है, 17 का 18 तारीख संडे है, तो आप मान कर चलो 19 तारीख के नेक्स्ट वीक में राहु केतु का इम्पैक्ट आएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि 23 तारीख को मरकरी बहुत फास्ट मूव कर रहा है, रैपिड। इधर जुपिटर है वो भी अतिचारी चल रहा है, फास्ट स्पीड पे मूव कर रहा है। मरकरी वापस फास्ट स्पीड पे इसी महीने के अंदर ये दूसरी बार ट्रांजिट कर जाएगा। मरकरी ने 7 तारीख को मेष राशि में आया है, और 18 तारीख को मरकरी चला जाए, सॉरी 23 तारीख को मरकरी चला जाएगा टॉरस के अंदर। टॉरस भारत के भाग्य भाव की राशि, भारत का लग्नेश है टॉरस। टॉरस राशि के अंदर सूरज के साथ में मरकरी का पहुंचना एक ऑस्पिशियस इवेंट मानी जाएगी। इधर जुपिटर इस मंथ के एंड में आखिरी दिन अपनी उच्च की राशि मीन में से निकल के मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। ये इस महीने की वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इंडियन तरीके से देखने पे ये ट्रांजिट होते हैं। वेस्टर्न ट्रांजिट्स अलग होते हैं, वो थोड़े से फास्ट मूव करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बिग बैट है, और ये बाजार के फ्यूचर को और फाइनेंस को पूरा फ्यूचर को बताती है। अगर कोई आदमी डिटेल वीडियो एनालिसिस जानना चाहता है अप्रैल और मई का, तो ये मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले एक बार काफी डिटेल के अंदर, ये बहुत लंबा वीडियो है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का एक वीडियो है, क्योंकि ये इतना है हैवी मंथ था। 29 मार्च को जो ट्रांजिट शुरू हुए हैं, मार्च, अप्रैल और ये मई 18 तक, आप मान के चलो कि ये ट्रांजिट अपने आप में बता रहे थे कि बाजार में इतनी उथल पुथल होके रहेगी। और इन वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर टाइम की कितनी इंपॉर्टेंट है, और बिना टाइम की नॉलेज को प्राप्त किए बगैर आप शेयर बाजार के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो आप अपना बहुत नुकसान करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। सेक्टर आउटलुक क्या है? मार्स इस समय कैंसर में चल रहा है। मार्स क्या करता है? नीच राशि है कैंसर इसकी, भले नीच भंग राजयोग बन रहा है क्योंकि सूरज मेष राशि के अंदर है, लेकिन इसके चलते वॉलिटिलिटी है बाजार के अंदर। ऑटो मेटल के अंदर वीकनेस आ सकती है। डिफेंस के अंदर ये चूंकि लड़ाई नीच भंग राजयोग है, तो इन डिफेंस को अग्रीवेट भी कर सकता है। वॉलिटिलिटी का कारक है, नीच में होता है तो वॉलेटाइल हो जाता है। मंगल क्या करता है? भूमि पुत्र है। आपको ये बात पता है कि धरती के पुत्र का दर्जा दिया गया है मंगल को, जबकि मंगल हमसे दूर है, चंद्रमा काफी पास है। लेकिन चंद्रमा धरती से नहीं उत्पन्न हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति इवन धरती से भी काफी पुरानी है। अगर हम चंद्रमा की एज निकालते हैं तो इट इज ओल्डर देन अर्थ साइंटिफिकली। और मंगल की धरती, मंगल को के ऊपर जो वायु है या उसका जो मौसम है या उसकी जो धरती है, वो काफी हद तक धरती से मिलती है। ये बात वेस्ट और एलन मस्क की कंपनी ने तो आज जाके पता करी, लेकिन हमारे जो पूर्वज सनातनी धर्म वाले थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये लाल रंग का प्लेनेट है और मंगल धरती का पुत्र है।
तो धरती का पुत्र है तो उसके अंदर जो सारे केमिकल और जो उसकी भू रचना होगी वो धरती की तरह होगी। इवन हमारे यहाँ तो ये भी माना जाता है कि मंगल की उत्पत्ति उज्जैन के पास स्थित जो एक मंगल धाम है वहां से हुई थी, वहां से इसको निकाल के अंतरिक्ष में फेंक दिया गया था और इस तरह से मंगल की उत्पत्ति हुई। क्या है, देव सेनापति है। देव सेनापति है तो ये लड़ाई का कारक करता है। इस समय नीच के राशि में बैठा हुआ है, वापस इसमें आया है। भारत की जन्म कुंडली का थर्ड भाव भाव जो पराक्रम का भाव है उसके अंदर नीच मंगल है। तो ये पूर्ण रूपेण पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए फुल पावर दे के रखा है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनका लग्नेश मंगल है, लग्नेश मंगल। और उनके साथ में नीच भंग राजयोग हो रहा है उस मंगल का चंद्रमा के कारण। चंद्रमा जो नीच में है वो नीच भंग राजयोग दे रहा है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी को अतुलनीय पावर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर मंगल उनके शत्रुओं के घर का मालिक भी है, तो शत्रुओं के घर का मालिक है तो वो शत्रुओं को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अगर लिखेंगे तो मैं भारत के भविष्य को नरेंद्र मोदी के भविष्य से काफी कोरिलेट करता हूं। तो इसकी सहायता, इसके लिए अगर किसी आदमी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो उसको भारत के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कारक है नरेंद्र मोदी, उनके भविष्य और उनके फ्यूचर को जानना बहुत जरूरी है। जो पूर्णिमा चंद्रमा का जो इफेक्ट आ रहा है, फुल मून, फुल मून जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, 12 तारीख को वो आ रहा है, 13 को खत्म होगा। तो मून टाइम साइकिल के आधार पे हमें उसकी ट्रेडिंग करनी है। मून टाइम साइकिल के अंदर क्या होता है, मून साइकिल की हमेशा अवेयरनेस होनी। मून साइकिल के अंदर 4 मेजर कंपोनेंट है, फुल मून है, न्यू मून है, फर्स्ट क्वार्टर है और थर्ड क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर। तो रिवर्सल पॉइंट होते हैं। इस समय क्या होता है, मून साइकिल के चलते ये बाजार रिवर्स हो सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अपने को हमेशा मून टाइम साइकिल के हिसाब से निकाल के रखनी चाहिए। क्वार्टरली आउटलुक्स को अपन देखते हैं बाजार का, कि कैसे बाजार का क्वार्टरली आउटलुक आपको देखने को मिलता है। ये डेट्स निकल चुकी है, लेकिन 1 से 5 के अंदर अगर हम देखते हैं तो इमोशनल ओवर एक्शंस देखने को मिल सकता है। मार्स कैंसर में था, मरकरी डिब्लेटेड था, मार्केट को नर्वस बना रहा था, डिफेंसिव ट्रेडिंग हो रही थी और वोलेटाइल सेक्टर एंड सेफर बेट एफएमसीजी, हेल्थ केयर एंड लार्ज कैप ब्लू चिप्स के ऊपर आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 6 से 12 तारीख के वीक के अंदर मरकरी ने क्या किया, एरीज में आया। एरीज में सूरज के साथ आके बुधादित्य राजयोग बनाया। इसके चलते कम्युनिकेशन एंड क्लियर डिसीजन मेकिंग हो गई। डिसीजन मेकिंग जैसे क्लियर हुई, भारत ने इसको पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फुल फ्लैश वॉर का और ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर दिया। रिकवरी जो इस दिखाई इस ट्रांजिट ने एनबीएफसी, फाइनेंशियल्स और बैंक्स के अंदर, और उसने पॉजिटिव मूवमेंट अपसाइड के अंदर दिया। फुल मून का इम्पैक्ट आएगा, इमोशनली चार्ज ट्रेडिंग होगी और शार्प रिवर्सल की संभावना है। 13 से 19 ये सबसे इंपॉर्टेंट वीक है दोस्तों। इस इस ट्रांजिट, मई के महीने का जो ट्रांजिट है, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। क्यों टाइम पीरियड ऐसा इंपॉर्टेंट है, कि फुल मून का इम्पैक्ट 13 तारीख को आएगा, सूरज एंटर करेगा 14 मई को, जुपिटर ट्रांजिट करेगा 15 मई को, राहु केतु ट्रांजिट करेंगे 18 मई को। तो पॉजिटिव सेक्टर्स क्या क्या रह सकते हैं, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, सीमेंट, एग्रीबेस। और अंडर परफॉर्मेंस किस में रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 20 तारीख से 26 तारीख का जो वीकली ट्रांजिट है उसमें क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि इमोशनल जो ट्रेडिंग का टाइम था वो क्लियर ट्रेंड की तरफ होगा।
ट्रेंड फॉलोइंग पीरियड है, जो भी ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है उसको मूव करेंगे, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पॉजिटिव आएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है ना दोस्तों, वो बुलिश है। आज इस समय भी अमेरिका का बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यूएस और यूके के बीच में एक ट्रेड डील साइन हो गई है। तो आप ये मान के चलो कि भारत ने यूके के साथ में अभी 2 दिन पहले ट्रेड डील साइन करी है। आज यूके ने यूएस के साथ में ट्रेड डील साइन कर ली है। और अब नेक्स्ट इन लाइन जापान है। जापान की यूएस के साथ में एक ट्रेड डील साइन होने वाली है। उसके बाद ईयू की यूएस के साथ ट्रेड डील साइन होगी। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेड वॉर चल रही थी वो काफी हद तक संभल जाएगी, और उसके कारण जो उठापटक हो रही थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके चलते वर्ल्ड मार्केट के अंदर एक तरह से कंफर्टेबल जोन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 20 से 26 का जो पीरियड है, या जो मार्केट के अंदर रिवर्सल आएगा, इससे पहले वाले हफ्ते के अंदर जो मेजर ट्रांजिट जो चेंज करेंगे, उनके कारण जो प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसके चलते बाजार के अंदर वापस अपसाइड की पूरी पूरी संभावना है। और गेनिंग स्ट्रेंथ किस में आएगी? हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड मिड कैप के अंदर इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। 27 से 31 के बीच का क्या व्यू है? वीक वीनस क्या कर रहा है? एरीज में आ रहा है। ये क्या कर रहा है? अपनी उच्च की राशि छोड़ के मंगल के साथ आ रहा है। तो इंक्रीज क्या करेगा? रिटेल पार्टिसिपेशन और स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट को एग्रीवेट करेगा। कंज्यूमर सेक्टर्स के अंदर क्या है? मीडिया, ट्रेवल, रिटेल, ऑटो एंसिलरी के अंदर मोमेंटम आएगा। तो आप ये मान के चलो कि इस पीरियड के अंदर, इस ट्रांजिट के चलते, चूंकि ये तो लास्ट डे ऑफ द ईयर हो रहा है, तो मेरे जून के महीने में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मोमेंटम प्ले कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म वॉल्यूम इसके अंदर एग्रीवेट हो गए। अब अपन एक एक करके जो मेजर ट्रांजिट हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। ये राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है 18 मई को, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। जुपिटर तो अतिचारी स्पीड में ऑलरेडी चल रहा है, और जुपिटर इस समय क्या है कि मंगल के नक्षत्र में आ गया है, मृगशिरा के अंदर चल रहा है। तो वो मंगल की तरफ बिहेव कर रहा है। मंगल क्या करता है? युद्ध का कारक है। अतिचारी जुपिटर युद्ध का कारक है, तो युद्ध करा रहा है वो। लेकिन राहु केतु क्या कराएंगे? जैसे ही राहु एक्वेरियस में आएगा तो वो क्या करता है? राहु क्या है? राहु कलयुग में शेयर मार्केट का मालिक है। राहु जितने भी प्लेनेट है उसमें सबसे पावरफुल प्लेनेट है। अगर हम ग्रहों की शक्ति या ग्रहों की पावर को देखते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सारे ग्रहों की मिलके जितनी पावर है, उससे 7 गुना ज्यादा पावरफुल अकेला राहु है। तो राहु एक्वेरियस में आ रहा है। एक्वेरियस राहु की राशि नहीं है, शनि इसका मालिक है, लेकिन राहु इसका को एनर है। और शनि जो होता है ना, वो राहु शनि की तरह व्यवहार करता है। तो इसका कोनर होके अपने खुद के, एक तरह से अपने खुद के घर में राहु आ रहा है। तो खुद के घर में आने के बाद राहु क्या करेगा? बाजार को स्टेबलाइज कर देगा, बाजार में प्रॉस्पेरिटी लाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब आदमी अपने, आज आज अपन लॉन्ग ट्रेवल करके आते हैं, सपोज करो मैं 15 दिन घर के बाहर गया, तो मैं जैसे ही घर में आता हूँ तो एक एक विचित्र सा रिलैक्स फील करता हूँ। भाई जो 15 दिन में किसी होटल में रहा, तो उसमें भी तो 5 सितारा होटल, 4 सितारा होटल के अंदर आप आराम से ही रह रहे हो, आपको कोई कष्ट तो है नहीं, लेकिन आप इंजॉय भी कर रहे हो उस टूर एंड ट्रेवल को। लेकिन आप जैसे ही वापस बैक टू अपने ओन हाउस आते हो, तो वो आपके अंदर जो खुशी आती है, वही खुशी इन प्लैनेट्स को भी आती है। तो जो प्लेनेट अपने घर, स्वयं के घर में आता है, उसमें वो बहुत अच्छा फील करता है। या जैसे बचपन में अपने को लगता था ना, नानी के घर जाके अपन खुश हो जाते थे, वैसे ही जो प्लेनेट अपने उच्च की राशि में जाता है, तो वो बहुत अच्छा फील करता है। और जब कोई प्लेनेट अपनी नीच की राशि में जाएगा तो वो अच्छा फील नहीं करेगा। तो ये प्लेनेट भी बिल्कुल बच्चों के जैसे होते हैं। तो ये जब अपने खुद के घर में आते हैं तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव देते हैं।
तो राहु जब एक्वेरियस में 18 तारीख को आएगा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये शेयर बाजार के लिए टर्निंग इवेंट है। और इसके इस जगह पे आने का इम्पैक्ट, आज कितनी तारीख हो गई है? 8 तारीख की रात्रि है, 9 बजे, 9 तारीख के एंटर हो चुके हैं अपन। तो 9 तारीख को एंटर हो गए तो इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 9 दिन पहले आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि आज बिटकॉइन 1 लाख को वापस पार कर गया। राहु क्या है? क्रिप्टो करेंसी का मालिक है। राहु आभासी है। राहु राहु क्या होता है? राहु इमेजिनरी है। मतलब अपन जो भी चीज जिसको भी हाइपोथेटिकल मानोगे आप, वो सब राहु है। राहु इमेजिनरी चीजें हैं, जिसको अपन कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो राहु के कारण है। हम जो उसको कहते हैं कि वर्चुअल रियलिटी है, वो राहु है। तो राहु को अंदर कारण ये कंट्रोल करता है एआई को और ब्लॉकचेन को करता है। तो बिटकॉइन के ऊपर इसका इम्पैक्ट अपने को देख रहा है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी को का कारक है राहु। राहु क्या है? राक्षस था, तो वो राक्षसों के अंदर सबसे इंटेलिजेंट राक्षस था। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं होता तो भगवान विष्णु और सारे देवताओं को मूर्ख बना के अमृत पीने में सफल नहीं हो पाता ना। तो इसका मतलब है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी को आप मान लो कि ये भी एक तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट या इनोवेटिव साइंस है। दूसरा, डिजिटल कम्युनिकेशन जो है, जितना भी इंटरनेट है उसको गवर्न कौन करता है? इंटरनेट क्या है? एक तरह की आभासी दुनिया है। मैं मेरे घर के कंफर्ट में बैठ के एक इंटरनेट के सहायता से मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब पे। आप सब लोग अपने अपने घर में अपनी कंफर्ट में बैठ के देखोगे। तो ये चीज बगैर राहु के पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी आईटी और टेक कंपनियों का मालिक राहु है। तो आप मान के चलो कि जो राहु का ये जो ट्रांजिट है, ये अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो जितनी भी यूएस की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। स्पेशली टेस्ला के लिए। क्यों टेस्ला के का नाम मैंने लिया इसके अंदर? क्योंकि टेस्ला क्या करती है? इनोवेटिव काम करती है। वो अभी तक एक अपने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी थी, तो वो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी से ऑटोनोमस कार बनाने वाली कंपनी में ट्रांजिट हो रही है। दूसरा, वो एक ह्यूमैनॉइड रोबो रोबो बनाने वाली कंपनी में ट्रांजिट हो रही है। तो ये सारा काम कौन करा रहा है? राहु करा रहा है। राहु इस राशि के अंदर 18 महीने रहेगा। तो ये 18 महीने टेस्ला या इनोवेटिव टेक को बहुत फायदा पहुंचाने वाली कंपनियों के अंदर रहेगा। टेस्ला के अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे एनवीडिया है, ये सब कंपनियों को भी ये राहु बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है। केतु केतु क्या कर रहा है? लियो लग्न में आ रहा है। लियो केतु की सबसे फेवरेट राशि है। लियो में केतु आते ही धर्म का जो झंडा है, क्योंकि राजा का घर है ना लियो। लियो सूरज, लियो का मालिक सूरज है, तो सूरज के घर के अंदर केतु आएगा तो राजा के पास में जब कोई धार्मिक व्यक्ति आता है तो राजा उसका खूब सम्मान करता है। तो केतु को इस हाउस में बहुत अच्छा लगता है। तो केतु यहाँ पे क्या करेगा? इंडिविजुअल लीडरशिप और क्रिएटिव एक्सप्रेशन करेगा। और क्रिएटिव एक्सप्रेशन करने से क्या होगा? जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनके अंदर चैलेंजेस आ जाएंगे। इसके अंदर जैसे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में कोई है, या कन्वेंशनल रिटेल है, या इनफैक्ट कन्वेंशनल आईटी जो है ना, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है इस पीरियड के अंदर। लिगेसी बिजनेस मॉडल है, जैसे अब इंडिया के अंदर आप देखोगे इन्फोसिस है, या जो पुराना जो टेक का मॉडल था कि आप अमेरिका को लिए इंडिया के अंदर बैठ के सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हो, तो ये सब काम है ना विद एआई की कारण ये कामों के इन कामों के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम होगी, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी इन सेक्टर के अंदर काफी कम होने वाली है। सूरज एग्जल्टेड पोजीशन के अंदर है एरीज के अंदर। 15 तारीख तक है ये 14 तारीख को ये सूरज अपनी राशि बदल के वृष राशि के अंदर चला जाएगा, जो कि शुक्र की राशि है। और शुक्र उच्च के अंदर चल रहे हैं, तो ये इस समय काफी अच्छा फल देगा। भारत की जन्म कुंडली के ये 12वें भाव में चला जाएगा। तो 12वें भाव में जाने से
इसको जो भारत को हानि होनी है उन हानि को ये कम कर देगा। लेकिन राजा के लिए ये डिस्टर्बिंग पोजीशन हो सकती है। तो जब तक ये इस भाव में रहेगा तब तक हमारे जो फॉरेन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो चलते रहेंगे, जो कि अभी अपने को देखने को मिल ही रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज भारत पाकिस्तान के बीच में फुल स्केल वॉर चल रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल के अंदर काफी बड़े उथल पुथल देखने को मिलेगी। पावर सेक्टर्स को जो बेनिफिट हो रहा है उसको सूरज कंट्रोल करता है, और ये जो मंगल के कारण जो वॉलेटिलिटी आ रही थी उसको उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो लीडरशिप क्वालिटी को एग्रीवेट कर लेता है मंगल। इस समय उच्च, सॉरी, सूरज उच्च का है, इसके कारण भारत की लीडरशिप अपने फुल पावर के साथ में दुश्मनों को क्रश कर रही है। मार्केट इम्पैक्ट ऑफ द राहु केतु ट्रांजिट है, इंक्रीज वॉलेटिलिटी होगी, इमरजेंस ऑफ द न्यू सेक्टर्स, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, टेक, डिजिटल इनोवेशन, इन सबको मेरे को ऐसा लगता है कि इस लड़ाई के बाद में ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स और डिफेंस के अंदर इनोवेटिव कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इन सेक्टर्स को आप ढूंढ के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर आप ढूंढा जा सकता है। राहु क्या करता है? राहु मस्तिष्क से काम करता है। और केतु क्या काम करता है? केतु दिल से काम करता है। तो दिल में जो होता है वो केतु, क्योंकि क्या है ये राहु सिर है, तो सिर के खाली गर्दन है, तो गर्दन कटने के बाद में आपके पास केवल मस्तिष्क रह गया। तो ये बहुत पावरफुल हो गया अमृत पीने के बाद में। केतु के पास में क्या है कि कोई भी इंद्रिय नहीं रही। वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना टेस्ट ले सकता है, ना उसके पास कोई मस्तिष्क है। तो वो जो भी काम करेगा वो दिल से करेगा। तो इसलिए केतु जब आपको अच्छा देने के ऊपर आ जाता है तो वो अपने को दिल से देता है और बहुत अच्छा अच्छा आपको रिजल्ट देता है। हमारे शेयर बाजार के अंदर जो राहु का रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए मेरा मानना ये है कि जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो जयपुर के पास में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर जो केवल सर है, खाटू श्याम का क्या है, क्योंकि शीश दानी थे वो और बर्बरीक थे, वो घटोत्कच के लड़के थे। महाभारत के अंदर ये आए और इन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो हारे का सहारा है मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण को तो ये बात पता थी कि यार ये हारेंगे तो कौरव, कौरव जब हारेंगे, जब जो विधर्मी है या जो पाप पाप की साइड में है वो जब हारेंगे तो ये तो उनकी तरफ से लड़ेगा। तो उन्होंने इससे कहा कि यार तू अपना शीश का दान कर दे। तो ब्राह्मण बन के इनके पास पहुंचे और शीश का दान लिया। तो शीश का दान लेने के कारण इनसे इतने खुश हुए कि वो उन्होंने कहा कि तू कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा और तू कलयुग में सारे दुनिया का भला करेगा। क्योंकि ये राहु है, तो राहु है तो ये क्या करते हैं, आज भी हारे हुए की तरफ से लड़ते हैं। और आपको दोस्तों ये बात अच्छे से पता ही है कि शेयर बाजार के अंदर 90% लोग अपना पैसा हारते हैं। तो इसके चलते मेरा मानना ये है कि खाटू श्याम जी शेयर बाजार के भगवान है। और जो आदमी खाटू श्याम जी का ध्यान करता है या खाटू श्याम जी की पूजा करता है या खाटू श्याम जी के मंदिर में आके दर्शन करता है उसको शेयर बाजार के अंदर अतुलित लाभ होने की संभावना रहती है। जुपिटर का एक्सेलरेटेड ट्रांजिट का इफेक्ट अपन देख ही रहे हैं, क्योंकि इस समय भी जुपिटर जो कि नॉर्मली 5 कला पर डे की स्पीड पे चल रहा होता है, इस समय 10 कला की स्पीड पे चल रहा है। अभी तो जुपिटर जेमिनी में नहीं आया है, 15 तारीख को जेमिनी में आएगा, लेकिन इसके ट्रांजिट का इफेक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि ये वार का कारक है। महाभारत समेत जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, वर्ल्ड वार हुई है 1 और 2, और उसके अलावा जैसे कोविड का टाइम था तब भी जुपिटर अतिचारी स्पीड के अंदर था। लेकिन ये क्या करता है, चूंकि ये अतिचारी स्पीड में जेमिनी में आ रहा है, तो ये क्या है कि गुड प्लेनेट है। ये देवगुरु है ना, देवगुरु क्या करेंगे? देवगुरु हर चीज अच्छा करेंगे। इनकी नजर में बुरा करने का कुछ नहीं है। लेकिन ये जल्दी जल्दी के अंदर है तो इसके कारण ये कुछ चीजें गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे कि लड़ाई झगड़ा पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ विश्व को ले जाने की तरफ अग्रसर है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि ये अगले 6 साल के लिए अतिचारी स्पीड के अंदर है। तो ये जो लड़ाई जो अपने को आज दिख रही है वो
खत्म जल्दी नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाइयाँ पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कराते ही रहेंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी के अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस पीरियड के अंदर ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, किस पीरियड में ये लड़ाई कराएंगे। ग्रोथ एक्सेलरेट करते हैं, जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस में ग्रोथ होती है। तो ये जेमिनी में जा रहा है तो कम्युनिकेशन रिलेटेड कंपनियों के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो उसके चलते ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। भारत की जन्म कुंडली के अंदर जेमिनी सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस क्या है? स्टोर इनकम का हाउस है। इसके अंदर क्या होता है? आपका रुपया पैसा अ, रखने का हाउस है। तो इकोनॉमिकली आप ये सोचो कि बैंकों के अंदर पैसा बढ़ेगा, बैंकों में पैसा बढ़ेगा, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जुपिटर अपने आप में गोल्ड है, जुपिटर धन है। और सेकंड हाउस के अंदर क्या है? परिवार का भाव है। अगर परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो हमारा कुटुंब बढ़ जाएगा। अगर भारत की जन्म कुंडली में अपन ये कहें कि भारत का कुटुंब बढ़ जाएगा, तो भारत का कुटुंब कौन है? अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्या है? एक तरह से भारत का कुटुंब भी है ना, हमारे में से निकला हुआ था। तो भारत कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पाकिस्तान को भारत में मिलाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है, बांग्लादेश का हिस्सा जो भारत में मिल रहा है वो भी कुटुंब था, बर्मा का जो हिस्सा जिसकी संभावना भारत में मिलने की है वो भी कुटुंब था। कहीं ऐसा तो नहीं नेपाल और भूटान जैसे देश जो भारत से इस समय अलग हुए हैं वो भी भारत में मिल रहे हो। तो कुटुंब का एक्सपेंशन का हाउस है ये। तो जुपिटर का कुटुंब में आना, तो ये पॉसिबिलिटी ला रहा है कि हमारा भारत के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद जेमिनी के ट्रांजिट जो 15 तारीख को होगा, तो कम्युनिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। लर्निंग एंड एजुकेशन, जुपिटर किसका कारक है? लर्निंग का कारक है, टीचर है ना, देवगुरु है। गुरु का काम क्या है? लोगों को ज्ञान देना। और ये जब जेमिनी में आ रहा है तो आप क्या करोगे? लोगों को पढ़ाओगे। जो भी जेमिनी नक्षत्र वाले जो लोग आ गए वो लोगों को अपना ज्ञान बांटने के अंदर लगे रहेंगे। नेटवर्किंग का कारक है, नेटवर्क को बनाता है, एडेप्टेबिलिटी का कारक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत भी थोड़ा एडेप्टेबल हो जाएगा जब जुपिटर जेमिनी में आएगा। मृगशिरा नक्षत्र में इस समय चल रहा है। मृगशिरा नक्षत्र क्या है? मृगशिरा नक्षत्र के अंदर क्यू मरकरी, मार्स की एनर्जी है, मार्स इसका मालिक है। और ये क्या कर रहा है? क्यूरियस एनर्जीज को प्रमोट कर रहा है, बैलेंस अप्रोच को बता रहा है। और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर जो होता है वो मोर एनालिटिक एंड मोर डिसिप्लिन हो जाएगा और कॉशियस अप्रोच रहेगी। मृगशिरा के अंदर जो जुपिटर आया है, उसके चलते बैंकिंग इंश्योरेंस को बेनिफिट होगा। उसके अलावा रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा पहुंचेगा। और एग्रीटेक एंड फर्टिलाइजर को बेनिफिट होने की पूरी संभावना है। गोल्ड एंड सिल्वर आउटलुक क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर का आउटलुक, मैंने जब गोल्ड $3500 पे आया था तब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि गोल्ड एक बार $3200 आएगा, और $3200 आने के बाद में गोल्ड ने वापस बाउंस बैक किया और वो ऑलमोस्ट 3450 तक गया है। 3450 में जाने के बाद में इस समय वो वापस एक करेक्टिव मूव दे रहा है, डाउनवर्ड साउट कर रहा है। लेकिन 3200 के आसपास आने के बाद में गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि गोल्ड का लॉन्ग टर्म टारगेट है $3900। सिल्वर का भी बहुत पॉजिटिव डॉलर है, बत्तीस, अगर $32-33 के आसपास हमें सिल्वर मिलती है तो हमें सिल्वर को अकुमुलेट करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर अगर जिस दिन $36 का बैरियर रेजिस्टेंस जो है उसको पार करेगी तो उसका नेक्स्ट टारगेट $42 है। और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जुपिटर जो है वो कहाँ आ रहा है? वो जेमिनी में आ रहा है, और ये गोल्ड एंड सिल्वर को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा। क्रूड की साइकिल 1 से 8 तारीख को वॉलेटाइल रहेगा, 9 से 13 के बीच में स्पाइक्स आ सकती हैं इसके अंदर, 14 से 26 के बीच में रिकवरी की संभावना रहेगी, और 27 से 31 के बीच में चौपी रहेगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वर्ल्ड का जो फॉरेक्स मार्केट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ट्रम्प बहुत सारी ट्रेड डील्स करने वाला है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई अगर थोड़ी और ज्यादा एग्रीवेट होती है, और अगर हमने मान लो समुद्र के अंदर ब्लॉकेट कर दिया, तो भी क्रूड के दाम बढ़ जाएंगे। और अगर ईरान से लड़ाई होती है तो क्रूड के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फर्स्ट हाफ ऑफ में के अंदर कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्स जो है वो डिप्लेटेड था, मरकरी का जो इम्पैक्ट है वो आने वाला है, और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अराउंड फुल मून 12 तारीख के आसपास। फोकस हमें डिफेंस के ऊपर रखना चाहिए और सेफ हेवन असेट्स के ऊपर रखना चाहिए। तो उसकी क्लियरिटी कब आएगी? जब मरकरी डायरेक्ट होके अगली राशि के अंदर प्रवेश करेगा। इस समय मरकरी डायरेक्ट चल रहा है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सेकंड हाफ में क्या है? सूरज जैसे ही टॉरस में चला जाएगा तो हमें फोकस ऑन ए वैल्यू पे, ब्लू चिप्स और डिविडेंड यील्ड के ऊपर देखना चाहिए, और जो भारत के बड़े स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, इन सब के ऊपर, आईसीआईसीआई है, इन पे फोकस करना चाहिए। राहु केतु के जो ट्रांजिट है उसमें टैक्स स्टॉक, इनोवेटिव स्टॉक और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए। मिड मंथ पीरियड के बाद में पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए और पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी चाहिए। वीनस जैसे ही जेमिनी के अंदर जब पहुंचेगा बाद में, तो उसके अंदर सॉरी एरीज में जाएगा। अभी इस समय वो अपनी उच्च की राशि मीन में चल रहा है, तो जैसे वो वहां पे चलेगा तो उसके पहुंचने से शॉर्ट टर्म कंज्यूमर और रिटेल को बेनिफिट होगा। सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजीज क्या है? अर्ली मई में डिफेंस, डिफेंसिव्स लाइक एफएमसीजी, हेल्थ केयर, ब्लू चिप्स। मिड मई के अंदर आपको बैंकिंग, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस। पोस्ट में 18 इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स हैं या रिन्यूएबल एनर्जी है। और लेट मई के अंदर रिटेल, मीडिया, ट्रेवल को अपन फोकस कर सकते हैं। की टेकअवे क्या है मई के महीने का? प्लेनेट का हमेशा इन्फ्लुएंस होता है शेयर बाजार में, और अपन इससे टाइम को कोरिलेट करते हैं। लेकिन खाली टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाइम अगर बुलिश हो जाएगा तो आप बुलिश बैट लेके बैठे हुए। अगर प्राइस एक्शन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बुलिश बैट आपके किसी काम नहीं आएगी। जैसे पिछले 3 दिन के अंदर टाइम बुलिश था, टाइम बुलिश था इसलिए बाजार गिरने नहीं दिया उसने, लेकिन बाजार ऊपर भी नहीं गया ज्यादा। बाजार ने ये कह गया एक प्लेटो पे पिछले 9 दिन से चल रहा है। क्यों ऐसा चल रहा है? ये तब हो रहा है जब एफआईआई और डीआई दोनों 9 दिन से बाय कर रहे हैं, उसके बाद भी बाजार को ऊपर नहीं ले जाने दे रहे हैं। तो ये एक रेड फ्लैग बताता है अपने को। ये चीजें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से समझ में आती है कि पिछले 9 दिन से एफआईआई डीआई बाय कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि बाजार बुलिश है, लेकिन बाजार तो ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो गया। तो ये चीजें, सब चीजें टाइम के साथ आपको सीखने को मिलती है। आपको बाजार के अंदर अगर एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग दोनों में पैसा कमाना है तो आपको 3 चीजें आनी चाहिए। पहला, प्राइस का मूवमेंट समझ में आना चाहिए। वो कैसे समझ में आएगा? उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस में की लर्निंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसमें अपने टाइम और मनी का। सेकंड, एस्ट्रोलॉजी या टाइम साइकिल समझ में आनी चाहिए, ताकि आपको ये टाइम समझ में आए कि कब प्राइस ऊपर जाएगा, कब प्राइस नीचे जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि ये दोनों भी आप आपको आती है तब भी पैसे नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? क्योंकि आपको एक जो ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको कैसे फंड को मैनेज करना है, क्या करना है, वो अपने आप में एक अलग स्किल है जिसको ट्रेडिंग स्किल कहते हैं। तो वो अगर ट्रेडिंग स्किल आपको नहीं समझ में आती है तो नहीं आती है। फॉर्चुनेटली इस महीने की 15 तारीख को मेरा अगला बैच, जिसके अंदर हम एस्ट्रो टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल को सिखाते हैं, जो कि 40 क्लासेस का बैच है, जिसके अंदर 8 8 16 8 24 8 8 के 3 मॉड्यूल्स हैं जो कि बेसिक कोर्स के अंदर है, और 8 8 के 2 मॉड्यूल हैं जो एडवांस कोर्स के अंदर है। इसके बारे में अगर आपको, इस कोर्स को आप ज्वाइन करने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हैं, ताकि इस पे आपको डिटेल है। लिमिटेड सीट्स है, जल्दी से जल्दी इसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आपको ये एक इनोवेटिव साइंस जो इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल के साथ में आपको एस्ट्रोलॉजी का, टाइम का भी आपको नॉलेज मिल सके। तो प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं ये? 6 तारीख तक मंगल कैंसर के अंदर है तो वॉलेटिलिटी का। मरकरी 8 मई को डायरेक्ट हो गए।
सूरज है ना 14 मई को टॉरस में चला जाएगा, और राहु केतु 18 मई को अपना एक्सिस चेंज कर रहे हैं। मार्केट की जो फेजेस हैं वो अलग अलग फेज के अंदर वॉलेटिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। और इसके अंदर जो दोस्तों मैंने मई के महीने में 2000 पॉइंट की बाय कॉल दी है स्टार्ट में, इस पूरे महीने के अंदर बाजार वो बाय कॉल अभी भी इंटैक्ट है। इंस्पाइट ऑफ दिस कि आज मैंने गुरुवार के दिन बीच बाजार के अंदर आपको इस जो वॉर थी उसके इम्पैक्ट के चलते सेल कॉल दी। मैंने आपको बोला कि आप अपने लॉन्ग्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर लें, बाजार के अंदर एक डिप आने वाला है, और ये डिप आपको सोमवार के दिन तक रहेगा। और सोमवार के लेट दोपहर के बाद समझ लें, या फिर आप मंगलवार को बाजार बाउंस बैक करना शुरू करेगा। तो अभी भी वो बाइकॉल इंटैक्ट है 2000 पॉइंट के। बाजार बहुत स्ट्रांग बुलिश मूव में है, और ये जो इवेंट्स हो रही है इवेंट का रिएक्शन है, जो कि ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी ये टाइम पे ये रिएक्शन आनी चाहिए थी। कमोडिटी का आउटलुक क्या है? गोल्ड जो है वो बेनिफिट हो जाएगा, सेफ हेवन डिमांड बढ़ जाएगी, और सिल्वर के अंदर भी मई के अंदर लेट मई में ग्रेन होगा, और क्रूड भी रिकवर होगा। क्यों रिकवर होगा? कि ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जैसे ही इकोनॉमी इंप्रूव होगी, ट्रेड डील्स होने के बाद में वर्ल्ड की जीडीपी जैसे ही बढ़ने की तरफ अग्रसर होगी, तो क्रूड को बेनिफिट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है? हमें जो भी चेंजिंग प्राइमरी एनर्जीज हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, और उसके आधार पे हमें सेक्टर को रोटेट करना चाहिए, या अपनी पोजीशंस को प्राइस एक्शंस और टाइम इन दोनों को मिलाने से जो फ्यूचर में पोजीशन है उस पोजीशन को अपने हिसाब से करनी चाहिए। अप्रैल मई में सैटर्न ने चेंज किया है, नेपच्यून का ट्रांजिट हुआ है, नेपच्यून का 6 प्लैनेट कंजंक्शन हुआ 29 तारीख को, और 2 एक्लिप्स मई के मार्च के महीने में हुए हैं। तो इन सब का इफेक्ट है, और इसके चलते हमको देखने को मिल रहा है कि यार ये बाजार के अंदर एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी पिछले 2 महीने से है, और बाजार के अंदर अंडरटोन बड़ी बुलिश है। मार्स के ट्रांजिट के कारण क्या हुआ? ये वॉर हो रही है, ये अकेला अपने आप में इंक्रीज वॉलेटिलिटी के लिए बहुत है, और ये लंबा ट्रांजिट है कैंसर के अंदर। ये 3 अप्रैल को मार्स कैंसर के अंदर आया था, अप्रैल में आया, फिर उसके बाद में मार्स बीच में निकल के ये जेमिनी में चला गया। जेमिनी में जाने के बाद में अब ये वापस री एंटर कर रहा है इसके अंदर, और उसका इम्पैक्ट दिखा रहा है। वीनस क्या कर रहा है? वीनस और मरकरी का जो ट्रांजिट है, ये 7 अप्रैल को मार्गी हो गया था, और उसके बाद में 7 मई को ये एरीज राशि के अंदर पहुंच गया, और उसके चलते ये इम्पैक्ट दिखा रहा है। अप्रैल 13 को वीनस मार्गी हुआ था, और उसके बाद में ये 31 मई तक अपनी उच्च की राशि के अंदर है, जो कि पॉजिटिविटी बाजार को देने की कोशिश कर रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या? अर्थक्वेक एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ये जो स्लाइड है, ये मैं जो हमारे 6 प्लैनेट कंजंक्शन या जो पुराना जो वीडियो उसके अंदर भी मैंने आपको बताई थी, उसमें जो अर्थक्वेक आने की संभावना थी कई जगह पे पूरे विश्व में, उसके बाद भी अर्थक्वेक आया है, और 37% रिस्क बढ़ जाएगा, और सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट आएगा, एनर्जी के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी, और लड़ाई होने की पूरी संभावना ये प्लेनेटरी ट्रांजिट बता रहा है। फाइनेंशियल मार्केट की सुनामी मंगल के कारण हमने पहले ही फोरकास्ट कर रखी थी, और उसके चलते स्टॉक मार्केट पहले जो ट्रम्प की ट्रेड वॉर थी उसके चलते क्रैश हुआ, और अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और उसके चलते क्रैश होगा। ये मंगल का इम्पैक्ट है। क्रिप्टो करेंसी की रीनेसेंस होगी। क्यों होगी? क्योंकि नेपच्यून ड्रिवन स्पेकुलेटिव को बढ़ावा देगा। राहु का जो ट्रांजिट है वो वॉलेटिलिटी, और राहु चूंकि इनोवेटिव और क्रिप्टो करेंसी का मालिक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर वापस एक बार अग्रेसिवली बाइंग आएगी, और ये अब की बार ये 1,10,000 का अगर बिटकॉइन पार करता है, तो नेक्स्ट टारगेट 1.5 लाख से 2 लाख के बीच का आएगा। 6 प्लैनेट कंजंक्शन पीसीज में जो हुआ है उसके चलते ये हिस्टोरिकल पीरियड है करेंसी का अलाइनमेंट के लिए, और नेशंस को रीअलाइन कर रहा है। भारत के लाभ भाव में हुआ है, तो इसलिए भारत के
इकोनॉमी को फायदा पहुंचाएगा, भारत को ग्रो कराएगा, बस हिंदू सनातन धर्म को ग्रो कराएगा। और पाकिस्तान की जन्म कुंडली के ये 12वें भाव में हुआ है, उसका हानि पहुंचाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े होने की प्रिडिक्शन हमने 29 मार्च को 6 प्लेनेट कंजंक्शन का जो वीडियो है उसमें कर दी थी। भारत को एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेज है क्योंकि भारत की जो नेशनल हॉरोस्कोप है वो अलाइन हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी के अंदर लीडरशिप आएगी और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि इसके मीन राशि के भाव के अंदर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और जुपिटर हमारा क्या कर रहा है, इस राशि के अंदर आ रहा है जो कि धन का भाव है, धन का मालिक धन के भाव में पहुंच जाएगा तो पॉजिटिविटी को बढ़ावा देगा। इंडिया का पूरे ग्लोब में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा क्योंकि हिंदू सनातन धर्म की रिनेसेंस आएगी और डिप्लोमेटिक एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस आएगी। हमने जिस तरह से आज की रात पाकिस्तान के हम समस्त शहरों के अंदर हमारे बहादुर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिस तरह से उनको हमला करके उनको चकनाचूर कर रही है, वो काबिले तारीफ है। और ये इम्पैक्ट हमारे को जो सामने जो प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है वो एक्चुअल रियल लाइफ में सामने होता हुआ दिख रहा है। और इकोनॉमिक लीडरशिप आएगी। भारत 4.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है, हम बहुत जल्द 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जापान को पीछे छोड़ के इस लेवल पे पहुंचने वाले हैं। पाकिस्तान का एस्ट्रोलॉजिकल चैलेंजेस क्या है? पाकिस्तान के जन्म कुंडली के अंदर क्योंकि ये 12वें भाव के अंदर जो ट्रांजिट हुआ उसके चलते ये टुकड़े टुकड़े में बदलने की तरफ जा रहा है। बलूचिस्तान ऑलमोस्ट अपने आप को आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर से पाकिस्तान के झंडे को हटा के अपना झंडा लगा दिया है। और इधर से जो तालिबान से उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है उसको कर दिया। भारत की फौजें पीओके के अंदर घुस के पीओके को भारत में वापस अलाइन करने की तरफ अग्रसर हो रही हैं। और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का जीए सिंध मूवमेंट भी अपने आप को सिंध प्रांत अलग करना चाह रहा है, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत पुराना सपना था कि सिंध प्रांत को वो आजादी दिलाए। तो रीजनल टेंशंस जो है वो एग्रीवेट हो जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान का जो ये जो 6 प्लेनेट ट्रांजिट था वो क्या कर रहा है, सामने जो छठा भाव को देख रहा है। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। भारत ने उनका पानी बंद कर ही दिया है तो वहां पे भुखमरी फैलने की पूरी संभावना है। और लड़ाई जिस तरीके से चल रही है उसमें उनके टुकड़े टुकड़े होके उनके मल्टीपल पीसेस के अंदर कन्वर्ट होने की पूरी संभावना है आपको दिख रही है। मंगल का कैंसर के अंदर आने का कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये आपने अभी देख ही लिया है और इसके चलते पूरे विश्व के अंदर लड़ाइयाँ होने की संभावना है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर्स का एनालिसिस जो अपन करेंगे तो ये मार्स और जुपिटर के चलते एरोस्पेस को बेनिफिट होगा। मरकरी और सैटर्न के चलते साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनियों को बेनिफिट होगा। और मार्स के डिबिलिटेशन से ट्रेडिशनल डिफेंस जो कंपनियां हैं जिसके अंदर गोला बारूद बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बेनिफिट होने की संभावना है। और सैटर्न प्लस राहु के चलते बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां कैमरे या ड्रोन्स इन सब के अंदर काम करती है उनको बेनिफिट होने की पूरी संभावना व्यक्त की जाती है। न्यू मून का इम्पैक्ट बुल मार्केट पे क्या होगा? न्यू मून क्या करता है, एक नई बिगनिंग को बताता है। और अभी जो 12 तारीख को जो फुल मून है उसके बाद जो आज 12 तारीख के बाद में 15 दिन बाद में तो मतलब आप 27 तारीख के आसपास जो न्यू मून आएगा उससे हम एक नया बुल रन बाजार में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिवर्सल रूल्स मून टाइम टाइम साइकिल के ऊपर आपको न्यू मून, फुल मून, फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर के ऊपर रिवर्सल होते हैं। और ये किस तरीके से रिवर्सल होते हैं इसको अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैंने चलते मार्केट के अंदर यूजुअली मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज की जिस तरह की मुझे लग रही थी संभावना है कि बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा
गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि कल का एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बियर डे है। और उसके चलते मैंने ये वीडियो बनाया। और उस वीडियो के चलते हम ये मानने को, आज बहुत सारे लोगों ने मेरे को इस बात के लिए थैंक्स किया कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आके हमें ये गाइडेंस दी कि बाजार के अंदर एक अच्छी सेल ऑफ आने की संभावना है। तो एक बार फिर मैं हमारे भारत के समस्त फौजियों के की जीवन रक्षा के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। माँ भगवती, माँ कामाख्या, माँ बागलामुखी उनकी रक्षा करे, और भारत के समस्त हितों को वो अपने अपने आशीर्वाद प्रदान करे। और जय भारत, जय माँ भगवती, जय माँ काली, जय हिंद। हमारे समस्त फौजी भाइयों को सैल्यूट है। और उनकी रक्षा के लिए, उनके के लिए मैं एक बार फिर कामना करता हूँ, एक बार डिस्क्लेमर के साथ, कि मैं कोई शेयर बाजार का सीबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल पे जो भी डिस्कशन हमने किया एस्ट्रोलॉजी का, शेयर्स का, ये सब केवल एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए किया। कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी, अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में कोई भी निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए वो अपने सर्टिफाइड सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। माँ भगवती हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका आने वाला हफ्ता ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, माँ भारती हम सब पे रक्षा करें, अपनी कृपा बनाए रखे। भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।